हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने कक्षा 6 का पाठ 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। यह पाठ है आरंभिक नगर। तो बच्चों, आपने पहले पाठ में ये पढ़ा है, पहले 2 पाठ में इतिहास के, कि मानव जाति ने कैसे अपना प्रारंभ किया था, कि वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना खाना बनाते थे और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी थी। कि जैसे छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करते थे और फिर उनसे वो घास तिनके वगैरह लेकर वो अपना घर बनाते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने आग जलानी कैसे सीखी। तो बहुत मानव जाति का जो हजारों साल पहले का जो जीवन था वो कैसे था। तो बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको अगर बोलूं कि आप एक पिक्चर आई थी मोहनजोदारो, जो ऋतिक रोशन की थी, अगर आप वो पिक्चर देख लें तो शायद आपको ये पाठ इतनी जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी आजकल के हमारे विद्यार्थी हैं वो उनको पिक्चर के माध्यम से, कोई छोटे छोटे नाटकीय रूपांतर के माध्यम से अगर समझाया जाए ना, तो बच्चे बहुत आसानी से उसको समझ लेते हैं। तो ये इतिहास जो है हमारा, बच्चे बोलते हैं कि ये लोग तो चले गए या ये सब हो गया, ये हमें अपना पुराना इतिहास पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। पर हमें इतिहास जो है हमारा, वो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जो हमारे अब आपके लिए तो बहुत इजी है आज के समय में जीवन जीना, क्योंकि आपको जो है बने बनाए घर मिल रहे हैं। उसके बाद आपको जो भी सुख सुविधाएं हैं आज के समय में आपको मिल रही हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, हजारों साल पहले के समय का जो हमारा समय था, अगर आप उनकी जानकारी लोगे तभी आपको जीवन में कुछ करने का और आगे बढ़ने का साहस प्राप्त होगा। तो कैसे उन्होंने घर बनाए, फिर वो कच्चे घर कैसे पक्के किए और इस तरह से वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने कैसे शहरों का निर्माण किया, कैसे। तो ये सब जो है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है पाठ, आप इसे मन लगाकर पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी 4,000 साल पहले का सब कुछ दिखाया गया है कि उसमें ऋतिक रोशन ने कितनी अभिनय को कितना अच्छे तरीके से किया और कैसे जो है वो उन्होंने उस समय का जो दृश्य है वो किस तरह से प्रस्तुत किया। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा पाठ आरंभिक नगर, पाठ 3, इतिहास विषय, कक्षा 6, पुराने भवन का संरक्षण। आपको इसमें 2 बच्चे दिख रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं कौन है? ये बच्चे हैं जसपाल और हरप्रीत। अपने नगर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। तो बच्चों, ये जो जसपाल और हरप्रीत है, ये अपने घर के पास क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। और इन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक, जहां वो क्रिकेट का मैदान था, जहां वो लोग बच्चे क्रिकेट खेला करते थे, वहां पर एक घर था। जो घर था, सब लोग क्या कहते थे गली के बच्चे, कि यहाँ पर भूत रहते हैं। बहुत पुरानी तरह का वो घर था। लेकिन वहां पर देखा कि 2 जो व्यक्ति हैं वो आपस में जो है उस खंडर की तारीफ कर रहे थे। क्या तारीफ कर रहे थे, आओ देखें आगे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। उनमें से एक व्यक्ति ने क्या बोला कि इनकी वास्तु, इस घर की जो वास्तुकला है। अब आप पूछेंगे कि वास्तुकला क्या होती है। तो वास्तुकला की घर की बनावट, शेप किस तरह की है, उसको हम वास्तुकला कहते हैं।
तो उनमें से एक व्यक्ति ने बोला कि इस घर की वास्तुकला देखो कि ये कितना सुंदर बना हुआ है, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। अब दूसरी महिला ने क्या बोला कि आपने कोई ऐसा घर देखा है कि जो लकड़ी का बना हुआ है और उस पर इतनी सुंदर नक्काशी, नक्काशी मतलब लकड़ी के ऊपर खुदाई करके कुछ चीजें बनाई जाती हैं जिसको वो नक्काशी कहा जाता है। तो जो वहां पर एक और महिला थी उसने कहा कि ये जो लकड़ी का घर बना हुआ है ये कितना ही सुंदर है, इसके बनावट सजावट बहुत ही अच्छी है। हमें अपने, आगे पढ़ते हैं, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो वो जो व्यक्ति हैं वो आपस में क्या बात कर रहे थे कि हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखना चाहिए और इस घर को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने का मतलब ये होता है कि जैसे इस घर में कोई म्यूजियम बना दिया जाए, कोई लाइब्रेरी खोल दी जाए, और जिससे कि क्या है कि इस घर की देखभाल अच्छे से हो और इसकी जो सजावट है या इसकी जो भी व्यवस्था है वो बहुत अच्छी से हो सके। और वो जो बच्चे हैं ये बातें सुन रहे थे, सुनकर उन्होंने बोला कि लोगों को इतने पुराने घर से इतना लगाव क्यों हो सकता है, मतलब कि इस घर में ऐसा क्या है जो कि ये लोग इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है मंत्री जी से मिल रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं। तो वो बच्चे हैं वो बहुत ही सोच में पड़ गए। अब देखो बच्चों, आपके सामने भी कोई ऐसी बात करे तो आप लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप भी उस बात की तह तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम आपको बोल दें कि बच्चों आपको इस कमरे के अंदर नहीं जाना है, तो क्या होगा कि बच्चे जबरदस्ती करेंगे, नहीं जी हमें तो जाना है, हमें तो देखना है, या हमें बताओ इस कमरे की पूरी कहानी क्या है। तो ऐसे ही अब उन बच्चों के अंदर क्या हुआ, जिज्ञासा पैदा हो गई कि हम लोग तो इस पुराने से खंडर से घर को क्या था कि हम समझते थे कि ये तो क्या कहते हैं, यहाँ पे तो भूत रहते होंगे, ये बड़ा बेकार सा घर है। लेकिन जो बड़े व्यक्ति थे जो वो बातें कर रहे थे उन्होंने देखा कि नहीं ये तो बहुत एक अच्छी चीज है, हमें इसकी देखभाल करनी चाहिए और इसको इसकी साफ सफाई करवाकर यहाँ पर कोई म्यूजियम या लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहिए। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि इस पाठ में किस तरह से फिर बच्चों ने पता लगाया कि ये क्या चीज थी। अब आगे है इसमें हड़प्पा की कहानी। तो बच्चों आपको पता है हमारी हड़प्पा संस्कृति भी है। वो संस्कृति क्या है कि हड़प्पा एक बहुत ही पुरानी जगह थी, और जो पुरानी जगह थी हमारे को कैसे मिलती हैं ये सब जगहें, और हम कैसे पता लगाते हैं कि ये हजारों साल पुरानी है या इतने साल पुरानी है। तो जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं जैसे वो पता लगा लेते हैं कि स्पेस पर इतनी जगह है, ऐसे ही हमारे पुरातत्व विभाग होता है जिसमें कि ये सब पता लगाया जाता है कि यह कितने साल पुरानी जो चीजें मिल रही हैं हमें, तो ये चीजें कौन सी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और ये कितने साल पुरानी है, यहाँ पर किन लोगों ने राज्य किया या कौन से समय में लोग कैसे रहते थे। तो वो सब चीजों की जानकारी हमें पुरातत्व विभाग देता है। तो बच्चों आपको ये जानना में और इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये पुरानी पुरानी आपने कई पिक्चर भी देखी हैं जिनमें कि आपको दिखाया जाता है कि अंग्रेजों से हमारे हिंदुस्तानी लोगों ने किस तरह से युद्ध किया। आपने शायद एक पिक्चर देखी थी लगान, उसमें क्या था कि अंग्रेज लोग कितना लगान लगाते थे। तो फिर क्या होता था कि वो जब अगर बारिश नहीं हुई, खेती अच्छी नहीं हुई, तो लोग लगान नहीं भर पाते थे। तो
जैसे वो उधार लेते थे तो वो चुका नहीं सकते थे, तो फिर क्या किया जाता था, उनको मारा जाता था, या उनकी जमीन ले लेते थे, उनको बंधक बना लेते थे। इस तरह की जो है हमारे पहले टाइम में बहुत कुछ होता था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बार बाद में ऐसे ही वो क्रिकेट मैच रख दिया, जिसमें क्या हुआ कि वो क्रिकेट जीत गए और उन्होंने अपनी सारी जमीन को छुड़ा लिया और कितने खुश हुए। तो ऐसे ही बहुत सी पिक्चर हैं जो पुरानी हमारी सभ्यता की दर्शाती हैं, जिसमें जो बच्चे अब आप देखते हो पिक्चर वगैरह, तो अब आपको कितनी जल्दी समझ आ जाता है। ऐसे ही ये सब चीजें हमारी पुरानी चीजों को लेकर लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का एक प्रयास होता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो बच्चों क्या है, जो भी हमारी पुरानी इमारत होती है तो क्या होता है कि वो उसकी भी एक कहानी होती है। तो क्या हुआ कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार क्या था, रेलवे लाइन को बिछाया गया। जब रेल आई हमारे यहाँ, तो फिर एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा गया। तो किसके माध्यम से जोड़ रहे थे, वो रेलवे लाइन के माध्यम से तो जोड़ा जा रहा था। तो इस काम में क्या था कि बहुत से इंजीनियर काम पर लगे हुए थे, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ हड़प्पा संस्कृति के जो है पुरास्थल, मतलब बर्तन, औजार, इस तरह की चीजें उन्हें वहां पर दिखी। और जो अब ये जो सारा सामान है वो कहाँ पर है, जो अब आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसे ही खंडर है, तो वहां पर क्या मिलेगा, उनको ईंटें मिलेंगी। अब जहां भी देखो कोई भी पुरानी इमारत होती है, कुछ होता है, तो क्या है, जब उसको तोड़ा जाता है तो वहां पर क्या मिलता है, सरिये, ईंटें। आपने देखा होगा जब भी कोई घर बनता है तो वो क्या करते हैं, घर को इतने आसानी से नहीं तोड़ते कि ठा किया और सारा घर तोड़ दिया। घर को जब तोड़ा जाता है तो बहुत आराम से तोड़ा जाता है, क्योंकि घर को तोड़ते समय बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। जैसे साफ सुथरी ईंटों को निकाला जाता है कि वो लोग कहते हैं ये हमारे पूर्वजों का घर है। तो आपने देखा होगा, आपके भी यदि घर अगर कभी बनाए तो क्या होता है कि आपके दादा नानी बोलते हैं कि ये घर हमारा पूर्वजों का है, तो इसे आप आराम से तोड़िए, ताकि इसमें से जो अच्छी सामान जैसे लोहा, सरिया या स्टील है या ईंटें हैं अगर निकलती हैं, तो हम उसको नए घर में लगाएंगे। इससे हमारे क्या है, बड़ों की निशानी हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी अगर हम ये तो हमारे एक घर की बात हुई। अगर हम बाहर कोई, अब जैसे ये जो काम था ये तो सरकार का काम था, रेलवे लाइनों को बिछाने का। तो वहां पे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी ईंटें मिलेंगी और हमें बाहर से ईंटें लानी नहीं पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जो है खंडर, इनमें से हजारों ईंटें उखाड़ ली, और फिर उन्होंने क्या किया, वहां पर रेलवे लाइन बिछाई। इससे क्या हुआ कि जो है इमारतें नष्ट होती गई। आपको पता है जब सड़कें बनी या रेलवे लाइनें बनी तो क्या होता है कि जितनी भी जमीन सरकार को चाहिए होती है या जो बनाने वाले होते हैं वो वहां के लोगों से उसको खरीद लेते हैं और फिर वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं।
तो जिससे क्या होता है कि भूमि जो है वो लोग देखते नहीं है कि यहाँ पर नीचे खुदाई ज्यादा गहरी नहीं करेंगे कि यहाँ कुछ और भी मिल सकता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वहां पर जो थी पूरी इमारत जो है नष्ट हो गई। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। तो क्या हुआ कि 80 साल पहले जब पुरातत्व विभाग ने जब इस जगह को ढूंढ लिया, तो जब वो जैसे ईंटें उनकी किसी के हाथ में आ गई, तो उन्होंने कहा कि जरूर यहाँ पे कोई अच्छी जगह रही होगी, तो हमें इसका जो है पता लगाना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने जब उसको ढूंढा, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, उसकी खोज शुरू की, तो उन्होंने क्या खोजा कि ये जो खंडर है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो बच्चों, यही बात आ गई, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप वो पिक्चर देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। वो भी जो पिक्चर बनी थी मोहनजोदारो, उसमें भी 4000 पहले से की बातों का बताया गया है। तो इसमें भी आ गई ना बात की 4700 पहले इन शहरों का निर्माण हुआ था। तो जो यहाँ से जो भी चीजें मिली थी, जब पुरातत्व विभाग ने उन चीजों को देखा और पता लगाने की कोशिश की कि ये कितनी पुरानी है, तो फिर वो जो थी हमारी हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी ही इमारतें थी। अब बच्चों आगे देखते हैं हम। पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो बच्चों, अब आपको पता है कि जैसे हमारी जो पुरानी इमारतें होती हैं, कई जगह जैसे आप राजस्थान में अगर जाते हैं तो वहां पर क्या है, जो राजाओं महाराजाओं के किले हैं उनको बहुत अच्छे से रखा गया, और वहां पर क्या उनको होटलों में बना दिया गया है। जब हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं तो वो हमारे यहाँ पे अगर जैसे जयपुर है वहां पर किले हैं, उदयपुर है, यहाँ पर जो जितने भी किले हैं, अगर आप जाएंगे कभी तो आप वहां पर देखना उन किलों को होटलों में, नाट्यशाला में, रंगशाला में इसमें परिवर्तित किया गया, ताकि जो बाहर से लोग आए वहां पर रुके और वहां पर समय समय पर नाटकों का जो नाट्यशालाएं हैं या रंगशालाएं, वहां पर समय समय पर जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि लोग जाते हैं और वहां की चित्रकारी, नक्काशी, इन सब को देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो अब बच्चों एक बात आपसे ये भी पूछते हैं कि जितने भी अब आज के समय में आप लोग हो, आप भी घूमने जाते हो या विदेशों से भी लोग आते हैं, तो वो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या करने आते हैं? घूमने के लिए। घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर घूमकर, ऐसे तो नहीं है कि मार्केट में वो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ के कितने ही स्मारक हैं, जैसे आपके दिल्ली में भी हैं, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो यहाँ सब वो देखने जाते हैं कि कितना अच्छे से इनको हमने सजाया हुआ है या रखा हुआ है चीजों को, कि समय समय पर वहां पर क्या है, वहां पर रंगाई होती है और इसके साथ साथ उनकी देखभाल की जाती है ताकि टूट फूट ना हो, और ये सब चीजों को क्या है कि संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी पुरानी जो चीजें हैं उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, अपनी पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये आपके जहाँ यहाँ पर ये जो प्रश्न था इसका उत्तर ये है। आगे देखेंगे हम।
इन नगरों की विशेषता क्या थी? अब आपके सामने आते हैं नगर। नगर कैसे होते हैं कि पहले समय में जो लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो अपने कच्चे घर बनाए थे। कच्चे घर बनाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पक्के घर बनाए। एक घर बना, दो घर बना, धीरे धीरे ऐसे वहां पर छोटी सी कॉलोनी, फिर बड़ी कॉलोनी, फिर उनको एक दूसरे शहर से गांव को शहरों में तब्दील किया गया। और फिर जो शहर थे वो बच्चों क्या हुआ कि वो एक शहर दूसरे शहर से जोड़ा गया। तो अब इसीलिए कहते हैं ना कि हमें नगरों की हमारे नगरों में वहां पर क्या विशेषताएं थी। अब हम आपको वो पढ़ाएंगे। अब देखो, पढ़ो। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जो ये पुरातत्व विभाग है, जब किसी नगर की या किसी भी चीज की वो करता है, निकालता है, खोज करता है, तो फिर वो उनको दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित करते हैं। तो जो प्राय हमारा जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था तो उस और वो क्या था कि ऊंचाई पर बना हुआ था। तो जो क्या है कि जो पूर्वी हिस्सा था हमारा वो बड़ा था लेकिन वो नीचे था। तो पुरातत्व विभाग वालों ने क्या किया, उन्होंने उसको ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को उन्होंने क्या बोला, निचला नगर है। दोनों हिस्सों की जब उन्होंने चार दीवारी करी तो वो पक्की ईंटों से करी। उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने वहां पर पक्की ईंटें लगाई तो वो इतनी पक्की थी कि हजारों साल तक भी क्या हुआ कि वो दीवारें खड़ी की खड़ी हैं। और उनकी जो वो चिनाई, मतलब चिनाई आप समझते हैं बच्चों, ईंटों को एक ईंट, दो ईंट, ऐसे चार ईंटें रख देते हैं, ऐसे दीवार बनाते हैं तो वो ईंटों के ऊपर ईंटें खड़ी होती हैं। तो वो उनके ऊपर इतना अच्छा सीमेंट या रेत का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वो दीवारें बहुत लंबे समय तक खड़ी रहीं। तो क्या हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी दीवारें बनाई थी कि वो दीवारें सालों बाद भी आज ऐसे की ऐसे खड़ी हैं। अब यहाँ पर आपको बच्चों एक मानचित्र दिखाई दे रहा है, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। तो आप ये उपमहाद्वीप के हमारे आरंभिक नगर देख रहे हैं, कौन कौन से हैं? नीचे से आप शुरू करें। अरब सागर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो खाली जगह है। फिर आगे क्या है, लोथल है, सुरकोत है, धोलावीरा है, चंदोड़ो है, सोतकाहू है, और फिर यहाँ पर क्या है इसके साथ, मोहनजोदड़ो है, और सिंधु नदी बह रही है, गवेरी वाला है, कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, और हड़प्पा आपको इनके बीच में दिखाई दे रहा है। रावी नदी है, चेनाब नदी है, और झेलम नदी है। तो बच्चों ये आपने देख लिया। अब इसके बाद क्या है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब के और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो बच्चों ये जो हमारे नगर हैं ये कहाँ पर हैं, ये हमारे नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध प्रांत में
और इसके साथ साथ भारत में कहाँ है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। तो बच्चों जो पाकिस्तान है हमारा, वहाँ पर भी एक पंजाब है, और वैसे ही हमारे भारत में एक पंजाब है, और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद क्या है कि हमारे भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मैंने आपको अभी बताया कि जैसे राजस्थान में बहुत से हमारी जो है पुरानी संस्कृतियां आज भी मौजूद हैं। तो वहां पर हमें कौन सी चीजें मिली हैं, वहां पर हमें मिली है मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। जैसे पहले समय में क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे तो उनको उनकी भी सजावट बहुत अच्छे से करते थे, उन पर रंगाई पुताई छोटे छोटे चित्र बनाना, ऐसे काम वो किया करते थे। और इसके बाद क्या था कि पत्थर के बाट तोलने के लिए, जैसे आजकल लोहे के बाट हैं, उस टाइम पत्थर के बाट होते थे। और मोहरे, आजकल हमारे यहाँ क्या चलते हैं, रुपए पैसे, और उस समय क्या चलता था, मोहरें चलती थी। और तांबे का सामान, और पत्थर को पत्थर के ब्लेड बनाए जाते थे। तो उस समय की जो चीजें थी वो वहां से प्राप्त हुई। तो अब आपको ये सब दिखाया गया है इस चित्र में। अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो बच्चों वहां पर क्या था, उनको एक वहां पर सरोवर दिखाई दिया। तो सरोवर पर क्या था, अब जो पहले समय में भी ऐसे होता था, राजा रानियों के जब महल होते थे तो वहां पर उनके स्नान के लिए एक सरोवर बना होता था, जिसमें सीढ़ियों से वो उतरकर स्नान करने के लिए जाते थे। ऐसे ही उनको यहाँ पर एक जो इमारतें थी वहां पर एक तालाब मिला, जिसे उन्होंने सोचा कि एक स्नानागार है। इस तालाब को भी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, ईंट प्लास्टर का। और इसमें पानी को रोकने के लिए भी क्या था, प्लास्टर के ऊपर एक चारकोल की परत थी। इस सरोवर में दोनों तरफ सीढ़ियां थी और चारों ओर कमरे भी बनाए हुए थे, और इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था और उसके बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जैसे बाहर से सामान को निर्यात करने के लिए भी शायद नावों के द्वारा यहाँ पे सामान आता हो, और फिर जब सामान दूर से आया है तो उनको उतार कर और फिर कमरों में रख सकते हैं, और या वहाँ पर लोग भी ठहर सकते हैं, या फिर जो जैसे हमारे शहर में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो वहां पर लोग आके रहते हैं और उसको भर देते हैं, वो वहां पर स्नान भी कर सकते हैं। तो ये सब हम अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो जगह किस के लिए थी और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता था। आगे देखेंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले। अब आपको हमने इस चित्र में दिखाया था ना, लोथल और कालीबंगा। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें अग्नि कुंड मिले। जहां अग्नि कुंड क्या होते हैं बच्चों, बहुत जैसे बड़े बड़े होते हैं जिसमें हम हवन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अग्नि कुंड। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ मतलब हवन किया जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले।
तो यहाँ पर क्या है, इन 3 जगहों पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये कुछ नगर थे। यहाँ पर भंडार गृह, भंडार गृह बच्चों क्या होता है, भंडार गृह जहां पर खूब बड़े बड़े कमरे होते हैं और वहां पर अनाज को सुरक्षित करके रखा जा सकता है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये सब जो है जिस कक्ष में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको भंडार गृह बोला जाता है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपको, ये मैंने बताया था ना महान स्नानागार, तो ऐसे ये बीच में पानी भर दिया जाता है, इधर से लोग, ये छोटे छोटे आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पानी भर दिया जाता है और लोग यहाँ पर आराम से पानी में उतरकर स्नान कर सकते हैं और वापस आ जाते हैं। अब आप देखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, तो आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से ईंटों की चिनाई की गई थी, कितनी मजबूत थी कि हजारों कितने सालों बाद भी वो जो दीवारें हैं वो कितनी अच्छी तरह से खड़ी थी। तो अब हम पढ़ते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आम तौर पर क्या थे, या तो 1 मंजिल थे या 2 मंजिल होते थे और घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो बच्चों क्या था कि पहले इन यहाँ के जो घर थे वो किस तरह से थे, बीच में घर के आंगन दिया जाता था और उसके चारों तरफ जो है कमरे बनाए जाते थे। या तो वो घर 1 मंजिल होता था या 2 मंजिल, इससे ज्यादा जो है उस समय में बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती थी जो आज के समय में है। उस समय पर सिर्फ 1 मंजिल या 2 मंजिल तक ही घर होते थे और बीच में एक बहुत बड़ा आंगन होता था। आपने बच्चों कई ऐसे सीरियल्स या ऐसी पिक्चरें देखी होंगी जो पुराने समय के घर हैं, उनमें दिखाया जाता था कि घर में ही कुआं बना होता था, वहां से औरतें पानी निकालती थी। और आज के समय में तो क्या है बच्चों की अलग अलग कमरों के साथ अटैच होता था पहले जो बाथरूम है, आज के समय में ऐसा नहीं है। तो आज के समय में तो क्या है, हर कमरे के साथ एक अटैच बाथरूम होता है। उस समय जो था कि जो स्नान घर होते थे वो एक अलग स्थान पर बने होते थे और वहीं पर कुआं बना होता था, उसमें से पानी निकालते थे और स्नान करते थे। और फिर आगे क्या है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर लाइन में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। तो बच्चों क्या था कि जो नाले थे वो ढके हुए होते थे और इनको एक सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर लाइन जो है वहां पर क्या होता था कि हल्की एक ढलान होती थी जिससे पानी आसानी से बह सके। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। तो बच्चों क्या बताया गया इसमें कि पहले जो है वो नालियां किस तरह से होती थी, जो कि बड़े नालों में मिल जाती थी और उनको ढकी हुई होती थी और मेन होल बनाए जाते थे ताकि समय समय पर उन मेन होलों को खोलकर सफाई की जा सके। पुराने समय में बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया
जाता था। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ कि पहले समय में जो घर थे वो किस तरह के थे, उस समय के घर और आज के कुछ वर्षों पूर्व के घर, इनमें आपको बताना है। आपने पहले दो जो पाठ पढ़े हैं उनमें हमारा मानव ने किस तरह से अपने घरों का निर्माण किया था और इस समय तक आते आते जो घर थे वो किस तरह से हो गए। तो अब आपको एक चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, मैं आपको ये चित्र पहले इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बताती हूँ। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं। अब आप पहले देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पर पहले क्या, इस चित्र में एक कुआं दिखाई दे रहा है और ऊपर एक सड़क दिखाई दे रही है और उसमें एक नाला दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं बाईं और नीचे क्या है, हड़प्पा की एक मोहर। आप मोहर देख रहे हैं, इस मोहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में है। तो यहाँ पर क्या है, एक चिन्ह है। अब वो चिन्ह क्या है बच्चों, और एक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो जो उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। तो बच्चों विद्वानों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और ये जो मिट्टी के खिलौने हैं ये तो आप समझ ही गए कि किस तरह से उन्होंने मिट्टी के खिलौने बनाए हैं। तो अब आपको मैंने ये चित्र है इनकी पूरी जानकारी दी है। अब हमारा नगरीय जीवन, तो अब हम इसको पढ़ेंगे, हमारा नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बहुत हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, या यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। तो बच्चों आपको पता है कि जो हड़प्पा के नगर थे वहां पर बहुत हलचल होती थी। क्यों होती थी कि वो लोग अपने नगर को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते थे। यहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत ही शौकीन थे। उनका शौक क्या था कि हमारा नगर बहुत ही सुंदर हो। तो वो उसके लिए क्या करते थे, लोगों को बहुत दूर दूर भेजते थे और वहां से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और इसके साथ बहुत ही उपयोग में अच्छी चीजें लाने के लिए भेजा करते थे। अब जैसे कई लोग हैं, अब मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत शौक होता है। वो जहां भी घूमने जाते हैं वहां से अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं ताकि वो अपने घर की सजावट जो है बहुत अच्छे से कर सकें। तो ऐसे ही हड़प्पा के नगर के जो शासक थे वो भी इसी तरह से थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद इन अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। तो जो लिपिक थे वो क्या है, मोहरों पर तो लिखते ही थे, इसके साथ साथ वो क्या करते थे, आभूषणों पर भी लिखते थे। जैसे कि कोई भी आर्टिकल है सोने का, चांदी का, उस पर कोई नाम लिखवाता है, कोई अपना जन्म का दिन लिखवाता है। तो इस तरह से जो लिपिक थे
वो ये कार्य करते थे। शायद वो चीजें मोहरें इतनी अच्छी थी कि वो बच ही नहीं पाई। आगे देखें। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो बच्चों, वहां पर जो शिल्पकार थे वो केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या था, जो भी घर थे, जो कि वहां पर उद्योग स्थल थे, वहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं बनी हुई मिली। इसके साथ साथ लोग दूर दूर की यात्रा पर जाते थे तो वहां से भी क्या है कि उपयोग में लाने वाली वस्तुएं लाते थे। और वहां से क्या लाते थे, जैसे आप भी हैं, आप घूमने जाते हैं कहीं, तो वहां से क्या लाएंगे, वहां की जो एक फेमस और अच्छी चीज होगी वो लेके आएंगे। जब आप कहीं से भी घूम कर आते हैं तो एक तो वहां से लाई हुई चीजों को अपने मित्रों को दिखाते हैं और फिर वहां के किस्से कहानियां क्या होता है कि वहां का वातावरण कैसा था, दूसरा वहां के लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं, और तीसरा कि वहां का रहन सहन, खान पान कितने अच्छे से चटकारे लेकर आप अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को सुनाते हैं। तो ये किस्से कहानियां होती हैं। तो ऐसे ही है, आप जब भी कहीं दूर जाते हो और फिर वहां से आते हो, वहां की चीजें लाते हो, तो वो सब आप अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से किस तरह से शेयर करते हो। तो ऐसे ही वहां के लोग थे, जब वो बाहर जाते थे तो वहां की किस्से कहानियां और वहां की जो चीजें हैं, जैसे वहां पर मिट्टी से बने हुए कई खिलौने मिले, जो ऐसा लगता है कि वो बच्चे उन खिलौनों से खेला करते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? अब इसमें क्या है कि इसमें आपको बताया गया है, आपने नगर में रहने वालों की एक सूची बनानी है और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ में रहते हों। आगे देखेंगे आप, नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। अब यहाँ पर आपको चित्र दिखाए गए हैं। अब आप ये चित्र ध्यान से देखेंगे। एक आपको इधर दाईं तरफ एक चित्र दिखाया गया है, उसमें क्या है, सफेद का एक बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा है, तो पत्थर का आपको एक टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं, पत्थर के बाट। देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चढ़ पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर मालाएं बनाई गई। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो बच्चों, आपको ये जो चित्र हैं उनके बारे में बताया गया है। ये जो पत्थर हैं ये क्या हैं, ये सफ़ेद पत्थर से काटकर बाट बनाए गए हैं। जैसे आज के समय में लोहे के बाट होते हैं, इस तरह से ही ये बाट हैं। और इन बाटों का क्या कार्य है, इन बाटों का कार्य होता है, क्या कार्य होता है इन बाटों का, इन बाटों से जो है तोलने का कार्य किया जाता है। आपने आज के समय में अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो वेट की मशीनें आ गई हैं। पहले क्या तकड़ी बाट होते थे, तो वो आपने बाट
देखे होंगे लोहे के होते थे, 1 किलो उस पे वजन लिखा होता था, 2 किलो, 50 ग्राम, 25 ग्राम। आजकल तो आज के समय में भी, अब कुछ वर्ष पहले ऐसे होता था। जब आप छोटे थे तो शायद आप मम्मी के साथ कभी सब्जी लेने गए तो आपने देखे होंगे रेडी वाले के पास तकड़ी बट्टा होता था, उसमें आपने छोटे छोटे बाट देखे होंगे। 100 ग्राम से लेके 5 किलो तक ऐसे बाट होते थे सब्जी वालों के पास। और आज के समय में तो हर व्यक्ति ने एक मशीन रख ली है। तो धीरे धीरे हम अपना इतिहास अगर खगोलते खगोलते आगे आएंगे तो ये सब चीजें एक आपको यहीं से पता लगता है कि किस तरह से पहले संगमर वो सफेद पत्थर को काट कर बाट बनाए, फिर लोहे के बाट आए, फिर ऐसे आज के समय में मशीनें आ गई। और उन्होंने ऐसे ही देखो कितने सुंदर पत्थर से उन्होंने वो बनाए हैं, मालाएं बनाई हैं जिनमें पिरोया गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने सुंदर मनकों से उन्होंने सुंदर आभूषण तैयार किए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं उन्होंने एक व्यक्ति का चित्र बनाया है जो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। पत्थर का चित्र है, उस पर उन्होंने किस तरह से उसको पोशाक पहनाई है, उसको पोशाक पहनाई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये हम जो चित्र हैं इनको मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प। तो अब हम ये पढ़ते हैं। आओ अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसों से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो बच्चों वहां पर जो चीजें मिली वो कैसी थी? पत्थर की थी और तांबे, कांसे और सोने चांदी की। तो पहले क्या था? सबसे पहले जब हमारा जीवन मानव ने शुरू किया था तो वो क्या करता था ना, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र थे, ना खाने के लिए बर्तन होते थे। फिर धीरे धीरे जब मानव को समझ आने लगी तो उसने चीजें बनानी शुरू की, पत्तों से चीजें बनाई। फिर धीरे धीरे उसको पता लगा ये धातु है। पत्थर को जब उसने पत्थर पर मारा तो आग की चिंगारी निकली, तो उसको पता लगा कि इससे कुछ है। फिर उसने लोहे की, जैसे उसको कोई छड़ मिली तो उससे क्या किया, उसने उस छड़ से उसने कोई धातु बनाई। फिर तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि तरक्की इंसान करता गया। फिर उसे समझ आने लगी कि ये वाली धातु से क्या बन सकता है। तो उसने क्या किया, फिर शंख, तांबे का जब उसको पता लगा कि ये जो धातु है वो तांबे की है, तो उसने उससे बर्तन बनाए, आभूषण बनाए। और ऐसे ही उसे जब सोने और चांदी का पता लगा तो सोने और चांदी से क्या हुआ, उसने बर्तन बनाए, गहने बनाए। ऐसे ही उसने धीरे धीरे हथियार बनाने शुरू किए। आपने देखा होगा लोहे की तलवार होती थी, तो वो तलवारें जो हैं युद्ध में काम आने लगी। ऐसे ही जो वहां से सामान मिला, तो फिर पुरातत्वविदों ने देखा कि उस समय तक लोगों को इतनी समझ आ गई थी कि उन्होंने आभूषण, हथियार, ये सब चीजों का निर्माण कर लिया था। आगे देखते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो बच्चों मनके क्या थे? जैसे आभूषणों में मोती पिरोए जाते हैं, उनको मनके बोला। और वो क्या था? बहुत ही सुंदर था। और बाट, जैसे आपने पहले लोहे के बाट देखे थे, जो ये सब्जी वाले, फल वाले, इनके पास लोहे के बाट होते थे। ऐसे ही उस समय उन्होंने देखा कि उस समय पर पत्थर के बाट होते थे। तो बच्चों समझ में आया आपको ये? आगे देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे
इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो बच्चों, उस समय के लोगों ने मोहरें बनाई थी। मोहरें क्या, जैसे रुपए पैसे होते हैं, इस तरह से उन्होंने मोहरें बनाई थी। और इन मोहरों पर क्या होता था, वो किसी न किसी जानवर का चित्र बनाते थे और काले रंग के डिजाइन से खूबसूरत लाल मिट्टी के वो बर्तन भी बनाते थे। तो आपने आज के समय में भी देखा होगा कि बहुत सी जगह, जैसे सड़क के किनारों पर आप जा रहे होते हो कहीं घूमने, तो वहां पर मिट्टी के आपको तरह तरह के बर्तन दिखाई देते हैं। जैसे तवा भी होता है जिस पर रोटी बनाई जाती है, वो भी आपको मिट्टी की दिखती है। पशुओं के लिए पानी रखने के लिए मिट्टी के गोल गोल कटोरे से भी होते हैं, जिसमें आप लोग पक्षियों के लिए दाना रखते हैं, अपनी छत पर पानी रखते हैं। तो इस तरह से उस समय जो चीजें मिली वो आज के समय में भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आप देखते होंगे, तो ये उस समय से चला आ रहा है। मिट्टी के बर्तन, जैसे मिट्टी के गमले हैं आप, जिनमें सुंदर सुंदर पौधे लगाते हैं। तो वो ये सब चीजें एक बार बनाई तो इसका मतलब वो खत्म नहीं हुई, वो चली आ रही हैं हमारी। अब यह क्या है कि उनका रूप बदलता जाता है, पर बनती तो वो मिट्टी से ही है। अब कांसे का प्रयोग, कांसे के जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में भी तांबे के बर्तन होते हैं, छोटे छोटे से लोटा है, जैसे आपकी मम्मी या दादी पूजा करती हैं तो वो कांसे के तांबे के बर्तनों में जल लेते हैं, पीतल के उसमें घर में धूप बत्ती जलाते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें आज आपके घर में भी मौजूद हैं। तो ये जो चीजें हैं एक बार जब बनी तो वो खत्म नहीं हुई, वो बनती ही आ रही हैं, पर उनका थोड़ा सा रूप बदल जाता है। धातुएं वही हैं, पर उनको प्रयोग करने वालों ने अपना और दिमाग लगाया और उनको अच्छी अच्छी आकृतियों में बना दिया। आगे देखते हैं अध्याय 2 में। तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो बच्चों, जो हमने इससे पहले पाठ पढ़ा था, तो क्या आपने देखा था कि वहां पर भी धातुओं का प्रयोग होता था? तो इसी तरह से क्या है कि रूप बदलता गया, लेकिन चीजों का धीरे धीरे प्रयोग जो है मानव ने करना सीख लिया। तो जब प्रयोग करना सीख लिया तो वो उसकी आकृतियों में परिवर्तन लाता गया। आगे देखते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो बच्चों, क्या हुआ 7000 साल पहले? क्या हुआ, मेहरगढ़ में क्या होता था, कपास की खेती। तो कपास की खेती का उनको कैसे पता लगा कि वहां पर मोहनजोदाड़ो से जो कपड़े के टुकड़े और चांदी के फूलदान का वो उस पर चिपका हुआ था। तो इससे पुरातत्वविदों ने पता लगा लिया कि उस समय पर कपास की खेती होती थी। और क्या मिला वहां पर, और वहां पर तांबे की वस्तुओं पर भी चिपका हुआ कुछ मिला। इसके साथ साथ वहां पर पक्की मिट्टी जो खेती होती थी बच्चों, उस खेती के लिए जिस मिट्टी की आवश्यकता होती थी वो वाली मिली। और सूत, सूत मतलब धागा, धागा जो है उसको काटने का संकेत देती थी। मतलब आपने देखा है, कब आपको पता है कभी कपड़ा कैसे बनता है? जब कपास होती है, इसकी खेती की जाती है। रुई है, रुई हमें खेतों में हम लगाते हैं, तो इनके कलियां होती हैं, कलियों में से फिर वो पक जाती हैं तो उसमें से रुई निकलती है। उन रुई को काता जाता है, सूत धागा बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सूत की कताई। आगे देखते हैं।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, उनके मनके चमकाना या फिर मुनों पर पिचकारी करना। मतलब बच्चों इसका ये है कि हर व्यक्ति को तो, अब जिस व्यक्ति को ड्राइंग आती होगी वही ये सब काम करता होगा, उसको क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। किसी भी काम को करने के लिए हर एक व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है। किसी को ड्राइंग अच्छी करनी आती है, किसी को कोई इंसान चित्रकारी बहुत अच्छी कर लेता है, कोई इंसान किसी चीज को शेप अच्छी दे देता है। मतलब जैसे एक इंसान को हम गीली मिट्टी दे देते हैं, तो गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी से कोई तो उसका खूबसूरत बर्तन बना देगा, और कोई आएगा उसके ऊपर अच्छा सा रंग कर देगा, फूल पत्तियां बना देगा। कोई ऐसे ही हर व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, विशेषज्ञ, जो अच्छी अच्छी चीजों का निर्माण करता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, किसी ने पत्थर को तराशा, किसी ने उस पर अच्छी मोहरें बनाई, किसी ने उस पर लिखा, किसी ने उस पर चित्र अंकित किए। ऐसे ही यह कार्य हुआ। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। तो बच्चों आप देख रहे हो चित्र 28, पृष्ठ 28 पर चित्र देखा आपने कि कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति इतना सुंदर कार्य नहीं कर सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा ना जिसको कि वो मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसने दाढ़ी बनाई, उसको वस्त्र पहनाए, तो वो कोई विशेषज्ञ ही हो सकता है जिसने इतना अच्छा कार्य किया। आगे देखते हैं, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो बच्चों विशेषज्ञों उस समय ये नहीं पता लगा कि व्यक्ति ही जो है, पुरुष व्यक्ति ही ये कार्य करते थे या महिलाएं भी करती थी, क्योंकि हमारे पास उस समय का कोई व्यक्ति ही नहीं है जो हमें बता सके कि हड़प्पा के जो सभ्यता है वहां पर पुरुष और स्त्रियां दोनों ही काम करते थे या फिर पुरुष ही करते थे। तो इस बात का पता नहीं लगा। अब आप देखें ये क्या है, फ्यांस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। इन चीजों का निर्माण नहीं होता। आप कभी पहाड़ों पर घूमने जाएं, आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के पत्थर मिलेंगे और शंख भी मिल जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। तो बच्चों कृत्रिम रूप क्या होता है कि किसी चीज को आपके सामने कोई वस्तु रख दी जाती है, उस वस्तु का निर्माण, उस वस्तु से आप कोई भी चीज बनाएंगे उसको हम एक कृत्रिम रूप कहते हैं। जैसे उस समय क्या होता था, बालू रेत होती थी और पत्थर, इन सब को क्या करते थे, वो पीस लेते थे, उसका चूरन बना लेते थे और उसमें क्या करते थे, फिर गोंद मिला लेते थे। गोंद मिलाकर और फिर वो वस्तुएं बनाते थे और उन पर चिकनी परत चढ़ाते थे और फिर उन पर रंग किया जाता था। यह रंग कैसे होते थे, नीले या हल्के समुद्री। फेंस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो बच्चों समझ में आया आपको फेंस? जैसे आज के समय में आपने देखा होगा, आप क्ले ले लेते हो, एक रेडीमेड क्ले आती है ना जो हमें
स्टेशनरी की दुकान पर मिलती है। तो उस क्ले से क्या है, आप कोई भी आकृति बना लेते हो, फिर उसके ऊपर आप क्या करते हो, कलर रंग करते हो, जैसे जो रंग आपको पसंद आता है। तो ऐसे ही उस समय पर वो क्या करते थे, बालू और सटीक पत्थरों का चूरन उस गोंद में मिलाकर उससे वो आकृतियां बनाते थे और उसके ऊपर वो रंग करते थे। आगे देखते हैं हम, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो बच्चों, कच्चा माल किनको कहा जाता है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे अब आपको एक बात बताती हूँ मैं, प्राकृतिक रूप से हमें क्या चीजें मिलती हैं? प्रकृति से हमें खूब सारे पेड़ पौधे, ताजी हवा, ये सब मिलता है, ठीक है। और जिन पौधों को लगाया जाता है, किसान खेती करता है, जैसे गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, कपास की खेती होती है। तो किसान क्या करता है, इनकी पैदावार करता है। और पशुपालक क्या होते हैं? पशुपालक जैसे मुर्गियां पालना, भैंस को पालना, गाय पालना, उनको समय समय पर चारा देना, दाना डालना, तो इनको पशुपालक जो है कहा जाता है। और जो लकड़हारे होते हैं, ये लकड़ियां, जैसे जंगल में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनका कोई मूल्य हर एक वस्तु का होता है। पेड़ हमारे किस काम आते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो वो भी हमारे लिए होते हैं, बहुत उपयोगी हैं। हर एक चीज जो हमारी प्रकृति में हमें मिलती है वो सबके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। लेकिन फिर भी जो कुछ खराब पेड़ हो जाते हैं, उनमें से कटाई बटाई करके अच्छी लकड़ी निकाल ली जाती है। और इसके बाद इन सब ये जो कच्चा माल होता है, इनसे फिर चीजें बनाई जाती हैं। अब जैसे कपास की खेती हुई, कपास से तो आप सीधा कपड़ा नहीं बना लोगे, उसको काटोगे, फिर उस पर रंगाई होगी, धागा बनेगा, फिर उस पर आप रंग करोगे, नीला रंग, हरा रंग, सफेद रंग। सफेद तो धागा होता ही है, जैसे रंग के आपको वस्त्र बनाने हैं ऐसे फिर आप उस धागे पर रंग करोगे और फिर आप उनसे उनकी बुनाई होगी, फिर उस पर प्रिंट आएगा, ऐसे करके फिर कपड़ों का निर्माण होगा। तो इसी तरह से जो है चीजें बन जाएंगी। अब आगे देखेंगे हम, मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद में कताई बुनाई करके क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है। आपको समझ आ गया, ये मैंने आपको अच्छे से बताया इसका। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो क्या है, अब हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिल जाती थी, लेकिन कई चीजें वो बाहर से लेते थे। क्या लेते थे वो? तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ऐसी चीजें वो दूर दूर से आयात करते थे। तो समझ में आया आपको? अब आप अगले पृष्ठ पर आएंगे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। आप इस चित्र में देख रहे हैं एक रेड़ा सा बना हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी क्या है, ऐसे डंडियां सी खड़ी हैं, और एक चित्र है उस वो पत्थर का है, उस पर कुछ बना हुआ है। तो अब आप इस चित्र के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? अब आप देख रहे हो
एक तो इस चित्र में क्या है, मोहर है, और एक वो रेड़ा सा है। अब ये क्या है, या तो ये खिलौना हो सकता है, या इसको खींचकर इस पे सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था। अब हम पढ़ेंगे इस पृष्ठ को। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो बच्चों, ये लोग कैसे करते थे? तांबा कहाँ से लेते थे? राजस्थान से, और पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे को मंगवाया जाता था। और तांबे से क्या है, बहुत सी चीजें वो बनाते थे। और इस धातु की टिन का आयात कहाँ से करते थे? वो आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से। और सोना कहाँ से मिलता था? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ होता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये वो देश हैं या शहर हैं जहां से चीजों को लाया जाता था। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये? आगे देखते हैं हम। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। तो जो लोग नगर में रहते थे वो भोजन कैसे करते थे? लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता लगता है हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो बच्चों, उस समय कौन सी खेती होती थी? ये वहां पर जो कुछ भी पौधे और उनके अवशेष मिले, उनसे पता लगा कि वहां पर उस समय लोग गेहूं, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों इनकी खेती करते थे। वो आज के समय में भी खेती हो रही है। तो जो लोग गांव में रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। और जो जैसे शासक करने वाले हैं, जो राज्य चलाते थे, वो लोग कहाँ रहते थे? नगर में। लेखक और चित्र बनाने वाले, ये सब लोग कहाँ रहते थे? दस्तकार शहरों में। तो शहरों में रहते थे। तो ये किसान लोग हैं, ये आकर अपना जो भी अनाज है वो शहरों में देके जाया करते थे या बेचा करते थे। आगे देखें। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। अब बच्चों, अगर वो खेती बाड़ी करते थे तो जो भी किसान है, आज के समय में आप देखते हो कि किसान खेती के लिए हल का प्रयोग करता है। ट्रैक्टर के पीछे वो हल बांध लेता है और उससे फिर वो क्या करता है, ट्रैक्टर चलाता रहता है और खेतों की जुताई होती रहती है। तो उस समय में वो किस तरह से करते थे? उस समय में तो ट्रैक्टर नहीं थे। तो ट्रैक्टर से पहले क्या होता था? बैल के पीछे हल को बांध दिया जाता था और फिर बैलों को चलाया जाता था और खेतों की जुताई होती थी। और जब बैल आए, उससे पहले क्या था? तो ऐसे हमें अपनी जितना भी इतिहास है, हमें वहां से पता चलता है कि किस तरह से, किन चीजों का उपयोग करके मनुष्य ने नई नई तकनीक का आरंभ किया
तो उस समय क्या था, लकड़ी से वो लोग चीजों को बनाते थे, और जिनसे कि वो आपको ये चित्र भी दिख रहा है, उसमें लकड़ी का वो बना हुआ है हल तरह का। तो उन्होंने, ये शायद एक खिलौना है, लेकिन उन्होंने हल भी अपने इस तरह से ही बनाए होंगे, और वो मनुष्य शायद खुद लेकर चलता होगा, और जो है खेतों की जुताई होती होगी। और उस समय में क्या था, वो जो जगह थी वो कैसी थी, वहां पर बारिश जो है बहुत कम होती थी। बारिश कम होती है तो खेती आपको पता है अच्छी नहीं होती। जैसे गेहूं है, चावल है, इनको पानी, अच्छा चावल जो है वो पानी में ही होता है। तो अब पानी उनको ज्यादा चाहिए, तो वो पानी को स्टोर करके रखते थे कि जब अगर बारिश नहीं हुई या कम हुई, तो वो वहां से वो पानी लेकर उसकी सिंचाई, अपनी फसलों की सिंचाई वहां से कर देते थे। आगे देखेंगे हम। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। अब क्या था बच्चों, हड़प्पा के लोग कौन से पशुओं को पाला करते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। गाय और भैंस दूध देने के काम आती हैं। भेड़ और भेड़ों से ऊन लेती हैं, और उससे फिर वो क्या करते थे, ऊनी वस्त्र बना लेते थे। और बकरियां भी पालते थे। तो क्या था कि जब बस्तियों के आसपास तालाब में पानी सूख गया, और खेतों में जैसे कोई भी ऐसे चारा नहीं हुआ, तो वो अपने पशुओं को पानी और चारा के लिए दूर दूर तक ले जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो पहले समय में बच्चों हिरन का बहुत शिकार होता था। तो जो राजा महाराजा हैं वो हिरन का शिकार किया करते थे। इसके साथ साथ लोग भी करते थे, लेकिन आपने देखा होगा कुछ साल पहले हमारे यहाँ पर हिरनों की संख्या में बहुत कमी आ गई। तो जो राजस्थान है वहां पर हिरन बहुत पाए जाते थे। तो जब लोग बहुत शिकार करने लगे, तो उनकी हिरनों की जो संख्या है वो कम होती गई, जिससे कि फिर जो हमारी सरकार है वो आई कि नहीं जी, अब हिरनों का बिल्कुल शिकार नहीं करना है, नहीं तो ये हिरन की जाति है लुप्त हो जाएगी। तो फिर एक जुर्माना रखा गया कि हिरणों को बिल्कुल भी मारा नहीं जाएगा, जो मारेगा उसको सजा या इतना जुर्माना दिया जाएगा। तो आपने देखा, आपने सुना भी होगा कि जो हमारे राजस्थान में एक बहुत साल पहले केस हुआ था, जिसमें सलमान खान ने एक काले हिरन को मारा था। तो ये उस पर अभी भी आज भी केस चल रहा है। तो इसीलिए बच्चों, जब हमारी सरकार हरकत में आती है कि ये चीज हमारे देश से लुप्त होती जा रही है, तो उसकी उस चीज को बचाने के लिए सरकार बहुत ही अच्छे कदम उठाती है। तो अब हम आगे देखेंगे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का क्या हुआ था, बहुत ही बारीकी से उसको देखा गया था। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं वीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। अब क्या है, कच्छर का एक इलाका है, वहां पर क्या है, धोलीवारा एक नगर बसा हुआ था। वहां पर क्या था कि साफ पानी
बिल्कुल नहीं मिलता था, और वहाँ की जमीन, और वहाँ पर बच्चों साफ पानी मिलता था, और वहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, वहीं पर धोलीवीरा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर क्या करा गया? ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। क्यों बनाई गई, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो बच्चों ये जो है, इनके अंदर जाने के लिए क्या था? बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे, तो उनसे हम अंदर जा सकते थे। और अंदर क्या था? एक खुला मैदान था। वहां पर क्या है, वो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। और यहाँ पर क्या मिला है? बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खोदा गया, वहां की लिपि लिखी गई है, और इनको लकड़ी में जड़ाकर उन्होंने रखा था। और क्या है कि सार्वजनिक कार्यक्रम, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा वहाँ के लोगों में अब आपने देखा है कि वहाँ लोहा चांदी तांबा सोना चांदी सब चीजों से काम होते थे। तो तब शायद वहाँ के लोगों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित भी करने अच्छे लगते होंगे, कि वो अपनी परंपरा को जीवित रखना चाहते थे। पर क्या होता है कि बहुत समय के तक कोई भी जो है वो नहीं चल पाता, इसीलिए उन्होंने क्या करा? इन अभिलेखों को एक लकड़ी पर जड़कर रखा था। आगे देखते हैं हम। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं। तो बच्चों क्या था कि मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारे भंडार गृह होते हैं, भंडार गृह क्या होते हैं? जहां पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं हम? भंडार गृह। तो खंबात की खाड़ी और साबरमती के किनारे कौन सा नगर बसा था? लोथल नगर वहां पर बसा था। और वहां पर क्या था कि कीमती पत्थर, कच्चा माल जो है वो आसानी से मिल जाता था, और पत्थरों और शंख की धातुओं से वहां क्या होता था? चीजें बनाई जाती थी। अब आपने देखा होगा, इस चित्र में आपको दिख रहा है एक बड़ा से मैदान में तालाब है, उसके चारों तरफ बहुत से ईंट पत्थर हैं। तो क्या है कि जब खुदाई करो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? पत्थर मिलेंगे सुंदर सुंदर, और शंख भी मिल जाते हैं। और ऐसे ही वो चीजें इकट्ठी करके और फिर क्या है कि वो उन चीजों से बहुत अच्छी चीजें और बना लेते हैं, तराश तराश कर। तो आपने देखा कि भंडार गृह में जब आप जाते थे, कोई भी व्यक्ति सामान लेने जाता था, तो वहां पर वो क्या देता था? उनको मोहरे देता था। सामान आप भी बाजार में जाते हो बच्चों, जब कुछ भी खरीदने के लिए, तो क्या होता है कि वो आपसे पैसे लेते हैं, तभी आपको चीजें देते हैं। इसी तरह उस समय भी होता होगा कि वो मोहरें देकर अपना सामान खरीदते थे। तो आगे देखते हैं। यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े
अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। और वहीं पर क्या था, एक इमारत भी थी जहां पर शायद वो लोग सोचते हैं, क्योंकि वहां पर जो सामान मिला उससे उनको लगा कि यहाँ पर मन के बनाने का काम होता है। तो आगे देखेंगे हम मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। आप ये देख रहे हो पत्थर किस तरह से बना हुआ है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। थैले को बंद करने के बाद उन मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। तो मोहरबंदी क्या होती है? अब जैसे आप लोग हैं, आज के समय में क्या होता है, आपने एक चीज दूसरे शहर में भेजनी है तो आप कोरियर के द्वारा भेज देते हो, तो या आप बाहर से कुछ मंगवाते हो तो कोरियर से आता है आपके घर। पहले, इससे पहले क्या होता था, स्पीड पोस्ट होता था, तो या ट्रांसपोर्ट से, ऐसे चीजें जो है बहुत समय से हमारी चली आ रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर तो उस समय भी क्या होता था, आयात तो होता था चीजों का, आयात भी होता होगा, निर्यात भी होता होगा। तो वो किसी चीज को एक थैले में बंद करके और उसके ऊपर अपनी जो है मोहर लगा देते थे, तो जिससे क्या है, वो उसको मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो बच्चों, आप भी देखते हो ना, जब आपके घर कोई पार्सल आता है तो आप देखते हो ना कि वो पार्सल भी पूरा पैक है, तो आप समझ जाते हो कि जैसे उन्होंने भेजा है वैसे ही आपको मिला है। अगर वो पार्सल थोड़ा बहुत खुला हो या सही उसका पैकिंग ना हो तो आप समझ जाते हो कि भाई जो है कि इसके साथ किसी न किसी ने छेड़छाड़ की है। तो आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो आज के समय में भी आपको पता लग गया कि आप भी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो, मंगाते हो, तो आप भी पैकिंग उस हिसाब से करके देते हो। अब हम आगे देखेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य। अब हमारी हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका अंत कैसे हुआ, तो उसका रहस्य जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहरन और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। तो बच्चों, 3900 साल पहले ऐसा वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने शहरों में ही रहना छोड़ दिया और हर एक चीज का प्रयोग बंद हो गया, और जो कच्चा माल बाहर से आता था उसका आयात भी कम हो गया। और जो मोहनजोदाड़ो है वहां पर क्या हुआ, सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल प्रणाली वहां की नष्ट होने लगी और सड़कों पर क्या हुआ, झुग्गी नुमा घर बन गए। अपने अच्छे अच्छे घर छोड़कर लोग क्या हुआ, झुग्गियों में रहने लगे। तो यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो बच्चों, कुछ लोगों का कहना क्या था कि यहाँ पर बाढ़ आई होगी, या जैसे ये लोग अपने ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काट कर लाते थे, उस समय पर गैस नहीं होती थी, तो
जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए वो लोग शायद जंगल से पेड़ काट लेते थे, तो इस वजह से वहाँ के जंगल खत्म हो गए। और फिर वो कहाँ से लेके आए लकड़ी। और फिर इसके अलावा वहाँ पर बाढ़ आ गई होगी, तो बाढ़ आई होगी तो बच्चों कुछ ही क्षेत्र में बाढ़ आती है। आपने भी सुना होगा आज यहाँ बाढ़ आई है, यहाँ भूकंप आया, तो सारी जगह पर तो नहीं आता ना, कुछ क्षेत्र में इन चीजों का असर हुआ होगा। लेकिन अब ये किसी को भी नहीं पता कि एकदम से सभी नगरों का अंत क्यों हो गया। आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं शायद उन्होंने अपने जो राजा या शासक उस समय रहते होंगे उनकी बात को मानना बंद कर दिया हो, जिसकी वजह से यह सब हुआ हो। आगे देखते हैं। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा आधुनिक पाकिस्तान था वहां पर वहां की जो बस्तियां हैं बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, और कुछ लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर रह रहे होंगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो बच्चों 1400 साल बाद क्या हुआ? नए नगरों का विकास हुआ, और जिनके बारे में हम आपको पाठ 5 और 8 में पढ़ाएंगे। अन्यत्र अब आगे देखें आप। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। अपने एटलस में आपने क्या ढूंढना है? मिस्र ढूंढना है। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। तो अब आपने क्या, आपके पास एटलस की बुक हो तो उसमें आप देखेंगे, और उसका क्या है बच्चों? अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों 5000 साल पहले जो मिस्र में राजा शासन करते थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेना को बहुत दूर दूर तक भेजा। किसकी चीज के लिए? कि जाओ सोना, चांदी, लकड़ी और ये सब हीरे जवाहरात ढूंढ कर लेकर आओ। और इन्होंने क्या किया? बहुत बड़े बड़े मकबरे बनवाए। इनको क्या कहते थे? पिरामिड कहते थे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। तो बच्चों क्या करते थे? जब राजा लोग मर जाते थे तो उनको इसी पिरामिड में दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती हैं। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो वो धन दौलत कैसे ज्यादा खर्च होती थी? जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उस राजा की मृत्यु पर जब उसे दफनाते थे तो वहां पर वो क्या करते थे? उसके साथ गहने, वस्त्र, खाने का सामान, ये सब चीजें वो दफनाते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। तो कई बार कहते हैं ना कि इसमें आपने पढ़ा कि जब राजा मरते थे तो उनके साथ वो सेवक या सेविका को भी दफना देते थे। तो ये उनका एक भ्रम था कि हम इनको दफनाएंगे तो शायद मरने के बाद भी इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों को दफनाते थे। तो इसीलिए मिस्र में क्या था? राजाओं का जो है
मरने पर बहुत ही ज़्यादा जो है पैसे खर्च होते थे। तो वो लोग इनको क्या कहते थे, जब जो शासक या राजा मर जाता था तो वो उसको मम्मी कहते थे, शव। तो समझ में आया बच्चों आपको क्या? अब देखो, आपसे इसी में प्रश्न किया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? अब ये तो बच्चों एक कॉमन सा सवाल है कि मरने के बाद व्यक्ति को इन सब चीज़ों की तो शायद किसी को भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपके पास है, कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। तो बच्चों आपने कल्पना करनी है और इन सब चीज़ों का पता लगाना है। आओ याद करें। अब आपने ये पाठ पढ़ा तो इसमें कितने हमारे पास उपयोगी शब्द आए हैं। नगर, नगर मतलब शहर, नगर दुर्ग, नगर में जो बनाए जाते थे, जैसे शासक, शासक जो लोगों पर शासन करते हैं। लिपिक, लिपिक क्या होते हैं, जो लिखा करते हैं, एक लिपि बनाई जाती है। शिल्पकार जो बहुत अच्छी कृतियां बनाते हैं। धातु जैसे तांबा है, सिल्वर है, सोना है, ये इन सब चीज़ों को हम धातु बोलते हैं। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे इस पाठ के। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, पुरातत्वविदों को निम्नलिखित कारणों से ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। नंबर 1, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। नंबर 2, मोहनजोदड़ो में चांदी का एक फूलदान तथा तांबे की कुछ अन्य वस्तुओं पर कपड़े के अवशेष लिपटे मिले हैं। नंबर 3, पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कतई का संकेत देती हैं। नंबर 4, मोहनजोदड़ो में एक पत्थर की मूर्ति मिली है, इससे उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था और इसका उत्तर था। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित का सुमेल करो। अब आपने क्या करना है, मिलान करना है। तांबा, तांबे का क्या है, राजस्थान। फिर है सोना, सोना कहाँ से मिलता था, कर्नाटक। टिन, टिन का अफगानिस्तान। बहुमूल्य पत्थर, गुजरात। तो अब यह आपने मिलान करे, समझ में आया बच्चों आपको? अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिए और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थे। तो अब आप अच्छे से इसका उत्तर लिखें। नंबर 1, धातुएं, हड़प्पा के लोग धातुओं का प्रयोग बर्तन और आभूषण बनाने के लिए करते थे। तांबा, टिन और सोना इन लोगों की प्रमुख धातुएं थी। तांबे का आयात पश्चिम एशियाई देश ओमान से, टिन का आयात ईरान तथा अफगानिस्तान से और सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। लेखन हड़प्पा के लोगों की, नंबर 2, लेखन हड़प्पा के लोगों की अपनी एक विशेष लिपि थी। हड़प्पा से मिले अवशेष में इस लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इस प्रकार की लिपि मुहरों पर छपी मिली है। नंबर 3,
पहिए की सहायता से हड़प्पा के लोग छकड़ों को गाड़ियों से खींचते थे तथा गाड़ियों को खींचते थे। वे इसकी सहायता से मिट्टी के बर्तनों को गोल करने का काम भी करते थे। नंबर 4, हल से भूमि की जुताई की जाती थी। हल खेती करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पक्की मिट्टी से बने खिलौने हल बच्चों के खेलने के काम आते थे। तो बच्चों, आपको समझ में आया इसका उत्तर? आगे देखेंगे हम प्रश्न 4। इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा से बनी सभी खिलौनों की सूची बनाएं। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे? तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिखें। हड़प्पा के लोगों ने पक्की मिट्टी टेराकोटा के अनेक खिलौने बनाए। थे इन खिलौनों में खिलौना गाड़ी, खिलौना हल तथा पशु पक्षियों के नमूने प्रमुख थे। बच्चों को ये सभी खिलौने पसंद आए होंगे। इन खिलौनों में से पशु पक्षियों के नमूने बच्चों को बहुत पसंद आए होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया प्रश्न 4 का उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5। हड़प्पा के लोगों को भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो? निशान लगाकर बताओ। तो बच्चों, क्या है हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री? नंबर 1 पर है गेहूं। ये आज हम लोग भी खाते हैं। आप इसके साथ साथ लिखते जाएंगे भोजन सामग्री। आप कॉलम बनाइए, क्रम संख्या लिखिए, फिर आप लिखिए हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री, फिर आप लिखिए भोजन सामग्री जिसे हम आज भी खाते हैं। तो नंबर 1 क्रम संख्या में आप लिखें गेहूं, और हाँ, ये भोजन सामग्री हम आज भी खाते हैं। नंबर 2 पर है जौ। हाँ, आज हम जौ भी खाते हैं। नंबर 3 पर है दालें। तो आज के समय में भी दालों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 पर है धान। हाँ, आज के समय में भी चावल का उपयोग किया जाता है। नंबर 5 मटर। आज के समय में भी आप मटर खाते हो। नंबर 6 तिल का आज भी प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 सरसों का आज भी प्रयोग होता है। अब आप आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 6। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी, अतः हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन पहले के किसानों और पशुपालकों के जीवन से अवश्य ही भिन्न रहा होगा। पहले के किसान और पशुपालक अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते थे, जबकि हड़प्पा के किसान तथा पशुपालक नगरों में रहने वाले अन्य शिल्पकारों के लिए भी भोजन का उत्पादन करते थे। तो बच्चों, आपको प्रश्न 6 का भी समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, अति लघु बहुत छोटे प्रश्न भी आपके पास आते हैं, जैसे 1 नंबर के। तो उसमें क्या होता है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या है, पाकिस्तान। आगे देखेंगे आप दूसरा प्रश्न। हड़प्पा काल की लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो अब आपने देखा ही होगा उसमें चित्रलिपि, क्योंकि एक चित्र बनाया देखा था आपने, एक चित्र बनाया होता था और उसके ऊपर कुछ लिखा होता था। नंबर 3,
हड़प्पा संस्कृति के 3 शिल्पकारों के नाम लिखो। कुम्हार, पहला शिल्पकार क्या होगा? कुम्हार, बढ़ई, जुलाहा, ये होंगे इसके 3 शिल्पकार। आगे है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का बच्चों क्या अर्थ हुआ? मृतकों का टीला। समझ में आया आपको? क्योंकि मिस्र में देखा था ना आपने, वो कैसे वो बनाते हैं और फिर वहां पर राजा महाराजाओं की दफनाते हैं, तो उसके साथ वो कितनी चीजों को दफनाया जाता है, तो उसको उन्होंने क्या बोला है? मृतकों का टीला। हड़प्पा संस्कृति को आज किस नाम से पुकारा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से। तो किस नाम से पुकारते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता से। अगला प्रश्न आप देखें, हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण भवन कौन से हैं? कौन से हैं 2 भवन? स्नानागार तथा अन्न भंडार। समझ में आया बच्चों? प्रश्न आगे देखें 7, हड़प्पा संस्कृति के काल के मिट्टी के बर्तन हरियाणा राज्य में किस स्थान से प्राप्त हुए? तो किस स्थान से प्राप्त हुए? भवानीखेड़ा से। आगे देखें आप, हड़प्पा संस्कृति, ये मैं आपको सब एक एक नंबर के प्रश्न करा रही हूं। अब आप अगला प्रश्न देखें, हड़प्पा संस्कृति काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि थी लिपि का आविष्कार, जो उस समय हुआ था। अगला एक और प्रश्न आप देखें, उस नगर का नाम लिखिए जिसकी सबसे पहले खोज भारत में हुई। तो भारत में किसकी सबसे पहले खोज हुई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई कब की गई? मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई 1921-22 ईस्वी में की गई। तो समझ में आया आपको? अगला एक और प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मुख्यतः कितने भागों में बटा था? कितने भागों में बटा था? 2 भागों में। मोहनजोदड़ो नगर की प्रभावशाली कृति कौन सी थी? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर की सबसे प्रभावशाली कृति थी। एक और प्रश्न देखिए आप, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला एक और प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों का भोजन क्या था? हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन में गेहूं, चावल, दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं, मांस, फल तथा सब्जियों का प्रयोग करते थे। आगे एक और प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण कब हुआ? लगभग 4700 साल पहले। तो बच्चों, हमने आपको इसका अभ्यास भी कराया। आशा करते हैं आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे अच्छे से समझें और करें।